आदाब। मेरा नाम अदनान अहमद है। अब ओपन कार्ड कोडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में दूसरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी ओपन कार्ड की इंस्टॉलेशन की। हमने ओपन कार्ड को इंस्टॉल कर देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ओपन कार्ड के इंस्टॉल होने के बाद जो डायरेक्टरीज बनती हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे काम कर रही हैं। ये कुछ डायरेक्टरीज़ हैं, ये कैसे काम कर रही हैं, हम इसके बारे में आज जानेंगे। इनको ओपन करने से पहले और इनके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ओपन कार्ड MVC बेस्ड एप्लीकेशन है। MVC क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए ये मैंने थोड़ा सा काम किया है। ये सिंपल सी पिक्चर है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर MVC पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू और C का मतलब होता है कंट्रोलर। MVC बनता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल के अंदर क्या पड़ा होता है, मॉडल में हमेशा डेटाबेस की लॉजिक होगी। डेटाबेस की जितनी भी क्यूरीज, जितने भी फंक्शंस, जो कुछ भी डेटाबेस से रिलेटेड होगा वो सब कुछ मॉडल में पड़ा होगा। अब कंट्रोलर में क्या होता है, कंट्रोलर में उस पेज की लॉजिक होती है। जो पेज हम एग्जीक्यूट कराते हैं उसकी सारी की सारी लॉजिक कंट्रोलर में पड़ी होती है। और व्यू में क्या होता है, व्यू असल में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके साथ हमारा यूज़र जो है या हमारा क्लाइंट, जो विज़िटर या जो कुछ भी आप इसको कह लें, ये इंटरेक्ट होगा। ये जो हमारा विज़िटर है ये हमारी वेबसाइट में व्यू के साथ इंटरेक्ट होगा। इसको इन दो चीज़ों को कुछ नहीं पता कि कंट्रोलर क्या है, मॉडल क्या है, इसे कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ व्यू से इंटरेक्ट होगा। अब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो व्यू होगा वो HTML में बना होगा। मतलब कि हमारे पास जो व्यू होगा उसमें सारी की सारी HTML होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आप यहाँ से देखें कि कंट्रोलर जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन कर रहा है व्यू से। मतलब कि कंट्रोलर कुछ व्यू को पास भी करेगा और व्यू से रिसीव भी करेगा। और इसी तरह कंट्रोलर जो है वो मॉडल को कुछ पास भी किया करेगा और मॉडल से रिसीव भी किया करेगा। अब वो कुछ क्या होगा वो आगे चलकर देखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप गौर करें कि व्यू कभी भी डायरेक्ट मॉडल से कांटेक्ट नहीं कर सकता और इसी तरह मॉडल भी डायरेक्ट व्यू से कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे। इस चीज़ को समझने की बात है। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ डेवलपर्स मैंने देखे हैं जो कोड करते हैं और वो व्यू के अंदर ही क्यूरीज़ लिखना शुरू कर देते हैं। वो असल में जो इस तरह के डेवलपर होते हैं वो कोर PHP में काम कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा आदत हुई पड़ी होती है कि व्यू में ही हम अपनी डेटाबेस की लॉजिक भी लिख दें। लेकिन जब आप ओपन कार्ड में काम करेंगे तो ये बहुत ही, किसी भी ओपन कार्ड में या किसी भी MVC में आप काम करेंगे तो एक बहुत ही गलत अप्रोच है। आपने इसको यूज़ नहीं करना। ये कोर PHP के डेवलपर यूज़ करते हैं, MVC बेस्ड ये डेवलपर ये अप्रोच यूज़ नहीं करते। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओपन कार्ड में ये काम कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए एक और डायग्राम है, इसको मैंने ज़रा आपके लिए बनाया है। इसमें भी वही है, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। इसमें एक नई चीज़ ओपन कार्ड में जो आएगी, जो आपके सामने होगी, वो होगी लैंग्वेज। जितना भी स्टोर में स्टैटिक वेरिएबल, जो भी स्टैटिक टेक्स्ट होगा, वो जितना भी होगा वो हमारे पास लैंग्वेज के फोल्डर से होगा। अब स्टैटिक टेक्स्ट क्या होगा वो ज़रा देख लेते हैं। आप ये देखें कि प्लेस होल्डर में सर्च लिखा हुआ आ रहा है। ये जो सर्च है इसका डेटाबेस, इस सर्च वर्ड सर्च का डेटाबेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक स्टैटिक टेक्स्ट है, इसको देख लें। या आप ये देखें, पावर्ड बाय ओपन कार्ड, योर स्टोर 2016। इस तरह के जो टेक्स्ट होंगे, जो स्टैटिक टेक्स्ट होंगे, जिनका डेटाबेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो सब के सब हमारे पास लैंग्वेज के फ़ोल्डर से आएंगे। इसमें वर्किंग कैसे हो रही है कि कंट्रोलर लैंग्वेज के फ़ोल्डर से वेरिएबल्स लेगा, इनपुट आएगी। कंट्रोलर कभी भी लैंग्वेज से 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करेगा, लैंग्वेज को कुछ पास नहीं करेगा, हमेशा गेट किया करेगा कंट्रोलर। वहाँ से लैंग्वेज के फ़ोल्डर से कंट्रोलर वेरिएबल्स गेट करेगा, कंट्रोलर अपनी पेज की लॉजिक बनाएगा।
लॉजिक बनाने के बाद अगर उसने डेटाबेस से कोई चीज़ लेनी है तो डेटाबेस से एक्सेस करेगा, उसके बाद वो व्यू को पास कर देगा और हमारा यूज़र खुश हो जाएगा या उसको यूज़ कर लेगा। अब इसको एक एग्जांपल में भी देख लेते हैं कि मेरे पास ये ओपन कार्ट का स्टोर खुला हुआ है। मैं इस टाइम ओपन कार्ट का जो यूज़र हूँ या कस्टमर आप कह लें, मैं इस टाइम कस्टमर हूँ। मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ एप्पल सर्च करने के बाद जितनी भी डेटाबेस में या जितने भी स्टोर में एप्पल्स की प्रोडक्ट्स थी वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब ये असल में हुआ कैसे है? ये हुआ ऐसे है कि हमारे पास जो यूज़र था उसने व्यू में एक फॉर्म में लिखा एप्पल, उसने एप्पल की प्रोडक्ट्स उसको चाहिए, उसने एप्पल लेकर सेंड किया कंट्रोलर को। कंट्रोलर ने देखा है कि जो हमारे पास यूज़र है या जो भी कस्टमर आया है वो उसे एप्पल की प्रोडक्ट्स चाहिए। कंट्रोलर ने वो एप्पल का कीवर्ड पास किया है मॉडल को। मॉडल ने डेटाबेस से जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स है वो सारे उठाए हैं। उठाने के बाद उसको दोबारा कंट्रोलर को दिए हैं। कंट्रोलर ने उसको रीअरेंज किया है, उसको ज़रा जो फालतू चीज़ें थी उसे डिलीट किया है उस डाटा में से, उसको डाटा को रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद उसने व्यू को पास किया और व्यू ने वो डाटा हमें शो करा दिया। ये इस तरह काम करेगा ओपन कार्ट के ये स्ट्रक्चर होगा। अब हम बात करते हैं ओपन कार्ट के फ़ोल्डर्स की, कि फ़ोल्डर्स के अंदर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिन फ़ोल्डर की। अब किसी भी साइट के दो एंड होते हैं, एक होता है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल वो आप हिस्सा कह लें या वो पोर्शन कह लें वेबसाइट का जिसकी एक्सेस सिर्फ एडमिन को होगी, और दूसरा होगा कस्टमर पैनल, या आप इसको यूँ दे लें कि इसकी एक्सेस किसी भी यूज़र को होगी। जो भी हमारा यूज़र वेबसाइट पर आएगा, जो भी हमारा कस्टमर आएगा, वो हमारे इस इंटरफेस से इंटरेक्ट होगा। अब एडमिन पैनल की जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी आपको एडमिन पैनल नज़र आ रहा है, इसकी सब की सब चीज़ें एडमिन फ़ोल्डर के अंदर होंगी। अगर तो आपने कभी भी काम करना है, ओपन कार्ट के स्टोर को कस्टमाइज़ करना है या उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो आप पहले ये देखें कि आपने वो एडमिन पैनल वाली साइट पे करनी है या यूज़र की साइट पे करनी है। अगर तो आपने एडमिन पैनल की साइट पर चेंजेस करनी है तो आपने सबसे पहले जाना है एडमिन फ़ोल्डर के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने एडमिन साइट पे कुछ चेंज करना है तो हमने हमेशा एडमिन फ़ोल्डर के अंदर जाना है। अब और दूसरे नंबर पे एक बात और बताता चलूँ कि जो ये व्यू वाली साइड है जो आम कस्टमर के लिए होती है, इसका नाम ओपन कार्ट ने कैटालॉग रखा हुआ है। कैटालॉग रखा हुआ है। जब आपने आम यूज़र वाली साइट को कस्टमाइज़ करना है, जो स्टोर का जिसे आप फ्रंट एंड कह लें, इसको कस्टमाइज़ करना है, तो आपने हमेशा कैटालॉग फ़ोल्डर के अंदर जाना है। एडमिन साइट को कस्टमाइज़ करने के लिए एडमिन फ़ोल्डर में, फ्रंट एंड को या जो व्यूअर साइट है उसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपने कैटालॉग फ़ोल्डर के अंदर जाना है। तो अब हम एडमिन फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। इसमें चार चीज़ें जो है ना, जो चार मेन फ़ोल्डर हैं हमें वो नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आ रहा है कंट्रोलर, उसके बाद आ रहा है लैंग्वेज, फिर आ रहा है मॉडल और फिर आ रहा है व्यू। कंट्रोलर के अंदर मैंने आपको बताया कि जितनी भी पेज की लॉजिक होगी वो सारी की सारी कंट्रोलर में पड़ी होगी। लैंग्वेज, जितना भी स्टैटिक टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा लैंग्वेज फ़ोल्डर में पड़ा होगा। मॉडल, अगर आपने डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम करना है, डेटाबेस की क्यूरी लगानी है, क्यूरी चेंज करनी है, क्यूरी देखनी है, वो सब का सब मॉडल में पड़ा होगा। और व्यू में हमारी हमेशा HTML पड़ी होगी। अब ओपन कार्ट वालों ने एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है फ़ाइल के लिए, .tpl। फ़ाइल की एक एक्सटेंशन है .tpl। जितनी भी HTML लिखी हुई है वो .tpl के अंदर लिखी हुई है। इसको हम आगे चलकर अभी मज़ीद देखते हैं। अब कंट्रोलर्स में जाते हैं। मैं सबसे पहले कंट्रोलर में जाकर देखता हूँ क्या है। इसके अंदर ये फ़ोल्डर्स आ रहे हैं। अब सबसे पहले है कैटालॉग फ़ोल्डर, फिर है कॉमन, फिर है कस्टमर, डिज़ाइन, एरर वगैरह। हम ज़रा इसको देखते हैं कि एडमिन पैनल में गए, आप ये देखें कि कैटालॉग आया। कैटालॉग के अंदर क्या पड़ा होगा, सबसे पहले कैटालॉग को देख लेते हैं। कैटालॉग में पड़े हुए हैं हमारे पास कैटेगरीज, डाउनलोड्स, फ़िल्टर, इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर, ऑप्शन, प्रोडक्ट, रिटर्निंग, रिक्वायरिंग,
रिव्यू, एट्रीब्यूट्स ग्रुप वगैरह। मतलब कि प्रोडक्ट्स, रिक्वायरिंग, फ़िल्टर्स, एट्रीब्यूट्स, ऑप्शंस, मैन्युफैक्चर, ये जितनी भी चीज़ें आपको कैटलॉग के अंदर नज़र आ रही हैं ना, ये असल में कैटलॉग फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो अगर आपने कभी इनको कस्टमाइज़ करना होगा तो आपने हमेशा कैटलॉग फ़ोल्डर के अंदर जाना है। अभी मैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आपने एग्जैक्ट फ़ाइल किस तरह ढूंढनी है। फ़िलहाल आप इसको इतना ही देख लें कि जो भी हमारे पास कैटलॉग में लॉजिक पड़ी हुई है वो असल में ये यहाँ कैटलॉग है, उसके अंदर जितना कुछ भी है वो कैटलॉग में पड़ा हुआ है। इसी तरह कॉमन क्या चीज़ है, हर वेबसाइट में कुछ कॉमन हेडर और फुटर होते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉमन है ये हमारे पास हेडर, ठीक है, ये हर पेज पे होगा, ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद ये लेफ़्ट मेन्यू है हमारे पास इतना बड़ा, ये लेफ़्ट मेन्यू है, ये हर पेज में कॉमन होगा, ये कॉमन फोल्डर में पड़ा होगा। उसके बाद ये फुटर आप देख रहे हैं साइड का, ये भी कॉमन है, ये इसी में फोल्डर में पड़ा होगा, कॉमन फोल्डर में। इसी तरह मज़ीद आगे जितने भी आप यहाँ एडमिन पैनल को देखते जाएं, आप इसको एक्सटेंशन में चले जाएं, एक्सटेंशन इंस्टॉलर वगैरह, मॉडिफिकेशन, डिज़ाइन में चले जाएं, डिज़ाइन में बैनर, लेआउट्स, ये जितना कुछ भी है वो सारा का सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। फ़ोल्डर के नाम से ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है जब आप एडमिन पैनल को यूज़ करेंगे, और जो मैं अगला ट्यूटोरियल बनाऊँगा उसमें आपको फ़ोल्डर के नाम से पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। अब वापस चलते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आपको मैंने पहले बताया कि जितना भी साइट का स्टैटिक टेक्स्ट होगा वो लैंग्वेज के फ़ोल्डर में पड़ा होगा। लैंग्वेज के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, इसमें एक लैंग्वेज नज़र आ रही है, इंग्लिश ग्लोबल, ठीक है। अगर साइट मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनी हुई होगी, ओपन कार्ड की मल्टीपल लैंग्वेजेस इंस्टॉल होंगी, तो यहाँ पर और फोल्डर आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर साइट में हिंदी भी इंस्टॉल है तो यहाँ पर हिंदी का एक फ़ोल्डर आ जाएगा, अगर उर्दू इंस्टॉल है तो उर्दू का एक फ़ोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने ये देखना है कि जो टेक्स्ट आया है वो कौन सी लैंग्वेज में आया है। साइट में हमारे पास इस टाइम ये साइट इंग्लिश में चल रही है, तो ये देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि ये इंग्लिश के लैंग्वेज फ़ोल्डर से ये सारा टेक्स्ट आ रहा है। इसको मैं अब ओपन नहीं करूँगा क्योंकि अंदर वही लॉजिक होगी जो कंट्रोलर में पड़ी हुई है, उसी तरह के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बने होंगे, वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताता हूँ और इसे खोलना भी सिखाता हूँ कि आपने किस तरह एग्जैक्ट चीज़ को एक्सेस करना है। तीसरे नंबर पर होगा मॉडल। मॉडल के अंदर मैंने आपको पहले बताया डेटाबेस की लॉजिक पड़ी होगी। कैटलॉग फ़ोल्डर जो हमने कंट्रोलर देखा था, कंट्रोलर में कैटलॉग फ़ोल्डर था, उसकी सारी की सारी लॉजिक मॉडल में भी कैटलॉग फ़ोल्डर ही बना होगा, उसके अंदर पड़ी होगी। जो हमने कंट्रोलर में कस्टमर का फ़ोल्डर देखा है, उसकी कस्टमर की सारी डेटाबेस की लॉजिक कस्टमर के फ़ोल्डर में पड़ी होगी मॉडल में भी। इसी तरह बाकी सारे के सारे फ़ोल्डर्स हैं। जो फ़ोल्डर डेटाबेस, जो फ़ोल्डर आप ये समझ लें कि जो कंट्रोलर में पड़ा होगा वही फ़ोल्डर आप उसी नाम का फ़ोल्डर आपको मॉडल में भी नज़र आएगा। जब वो कंट्रोलर में वही फ़ोल्डर होगा तो उसमें पेज की लॉजिक पड़ी होगी, जब मॉडल में वही फ़ोल्डर बना होगा तो उसके अंदर डेटाबेस की लॉजिक पड़ी होगी। अभी मैं कोई फ़ाइल आपको खोल कर नहीं दिखा रहा क्योंकि कोड ज़रा हम आहिस्ता आहिस्ता कोड को देखेंगे, एकदम देखा तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे है व्यू मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा। हमारे केस में हम हम वेब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इसमें व्यू जो है वो HTML लिखी होगी इसके अंदर। इसको ज़रा हम ओपन करते हैं व्यू को। व्यू के अंदर कुछ फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये आ रहा है इमेजेस, पहला आ रहा है इमेज, दूसरा आ रहा है जावास्क्रिप्ट, तीसरा आ रहा है स्टाइल शीट। इमेज के अंदर आपको नाम से पता लग रहा होगा कि इमेज के अंदर इमेजेस पड़े होंगे, लेकिन ये इमेजेस कौन से होंगे? एडमिन पैनल में जितने भी स्टैटिक इमेजेस पड़े होंगे ना, वो सारे के सारे इमेज फोल्डर में होंगे। स्टैटिक इमेज ऐसे इमेज होंगे जो जिनका ताल्लुक डेटाबेस से नहीं होगा, जिनके URL डेटाबेस से नहीं आ रहे होंगे, वो सारे के सारे इमेज फोल्डर में पड़े होंगे। जावास्क्रिप्ट पेज पे जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी, जो जावास्क्रिप्ट लगी हुई है इसके अंदर, जिस तरह ये अब ओपन हुआ, ये क्लोज़ हुआ, ये जावास्क्रिप्ट चल रही है, तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में पड़ा होगा। तीसरे नंबर पे स्टाइल शीट नाम से ज़ाहिर है कि जितनी भी CSS की फ़ाइल्स होंगी एडमिन पैनल की, हम एडमिन फोल्डर के अंदर हैं तो एडमिन पैनल की जितनी भी CSS से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो सारी स्टाइल शीट में होगी। ये है जो मेन फोल्डर टेम्पलेट के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, इसके अंदर HTML पड़ी होगी। टेम्पलेट के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, अब ये वो देखें,
वही फोल्डर स्ट्रक्चर जो हम रोलर में देखे थे वही फोल्डर स्ट्रक्चर हैं, और वही फोल्डर स्ट्रक्चर हमने मॉडल में भी देखे थे, और यही फोल्डर स्ट्रक्चर हमने टेम्पलेट में भी देख लिए हैं। सेम टू सेम वही फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सिर्फ अब इसके अंदर HTML लिखी होगी। इसके अंदर कैटलॉग में जाएंगे तो आप ये देखें कि ये वही फार्म एट्रीब्यूट अंडरस्कोर फार्म होगा .tpl। ये मैंने आपको बताया कि .tpl एक्सटेंशन यूज़ करता है ओपन कार्ड HTML लिखने के लिए। यही सारी की सारी इसके अंदर HTML की लॉजिक होगी। मैं इसको भी अभी आपको ओपन करके कोई फ़ाइल नहीं दिखा रहा, ये हम आगे आगे ऐसे ऐसे इसको देखते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आती है कन्फिग फ़ाइल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। अब इसको देखते हैं। ये मैंने कन्फिग फ़ाइल ओपन कर लिया है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि ग्लोबल वेरिएबल्स अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए मैं एक बात बताते चलूँ कि ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम सिस्टम के अंदर किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम में किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को ओपन कार्ड में डिफ़ाइन करने के 2 मेथड हैं। नंबर 1 कन्फिग फ़ाइल के अंदर डिफ़ाइन करें, नंबर 2 कन्फिग फ़ोल्डर के अंदर डिफ़ाइन करें। ये हम पहला तरीका देखने लगे हैं जो कन्फिग फ़ाइल के अंदर है। अब आप यहाँ देखें कि ये कन्फिग फ़ाइल जो है वो एडमिन फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब के सब सिर्फ एडमिन साइट पर कहीं पर भी हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ये जितने भी ये वेरिएबल्स बने हुए हैं इनको हम एडमिन साइट पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं HTTP सर्वर। HTTP सर्वर में आपकी वेबसाइट का पूरा URL होगा। ये एडमिन फ़ोल्डर तक आता है पूरा URL एडमिन फ़ाइल के अंदर, तो इसमें एडमिन भी होगा। और HTTP कैटालॉग आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो होगा, पूरा का पूरा URL होगा, लोकल होस्ट वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पर उसने बनाया हुआ है HTTPS। अगर तो आपकी साइट HTTPS सपोर्ट कर रही है और आपकी साइट HTTPS चला रही है, आपकी साइट का कोई नाम कुछ इस तरह कैसे बन जाएगा https://localhost वगैरह वगैरह। और अगर ये आपके एडमिन फ़ोल्डर का URL बन जाएगा, और इसी तरह कैटलॉग फ़ोल्डर का भी HTTPS बन जाएगा। हमारे केस में हम लोकल होस्ट पे काम करें, HTTPS नहीं चल रहा, तो मैं इसको HTTPS नहीं करूँगा। जैसा है इसको फ़िलहाल वैसे ही रहने देते हैं। इसको जब आगे चलकर देखेंगे फिर मज़ीद इसमें चेंजेस किया करेंगे। तीसरे नंबर पर उसने डायरेक्टरीज़ बनाई है। डायरेक्टरीज़ में dir एप्लीकेशन में क्या पड़ा हुआ है जी, पूरा का पूरा URL फोल्डर स्ट्रक्चर का URL बना हुआ है एडमिन पैनल तक। इसी तरह सिस्टम का होगा, इमेज का होगा, लैंग्वेज का होगा, एडमिन फ़ोल्डर की लैंग्वेज तक आ रहा है, ये सारा नीचे तक जाता जाता यहाँ तक होगा। अब तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है DB के जितने भी डेटाबेस के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पर बने होंगे एडमिन पैनल के। पहले DB ड्राइवर है MySQL li, जो हमने वो इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया था, वो यहाँ बना हुआ है। होस्ट नेम जो हमने वहाँ होस्ट नेम दिया था वो यहाँ पर है। यूज़र नेम डेटाबेस का वो यहाँ पर है। पासवर्ड भी यहाँ पर है, डेटाबेस भी यहाँ पर है, पोर्ट भी यहाँ पर है, और DB प्रीफिक्स भी यहाँ पर है। लास्ट में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फिग फ़ाइल आपको समझ आ गई होगी कि असल में इसमें क्या चल रहा है। बस फ़िलहाल आप ये जो मेन चीज़ है वो ये समझें कि कन्फिग फ़ाइल के अंदर कोई भी वेरिएबल होगा तो हम उसको किसी सिस्टम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकेंगे। ये कन्फिग फ़ाइल एडमिन फ़ोल्डर में बनी हुई है, तो एडमिन फ़ोल्डर में जब भी हमने एक्सेस करना होगा हम इन्हीं वेरिएबल से एक्सेस करेंगे। हम एडमिन के कन्फिग के जो वेरिएबल्स होंगे वो कैटलॉग में यूज़ नहीं कर सकते, और कैटलॉग वाले यहाँ यूज़ नहीं कर सकते एडमिन पैनल में। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो नीचे कमेंट में लिख दें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। नेक्स्ट आप देखेंगे index.php। मैं इस फाइल को ओपन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें भी ज़रा थोड़ी सी कोडिंग लिखी होगी, वो परेशान करेगी, लॉजिक होगी इसके अंदर। बहरहाल हम जब भी एडमिन फ़ोल्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो index.php चलती है।
फाइल। अब index.php हमारे लिए सारा कुछ काम करा कर वापस हमें एक रिटर्न दे देती है। तो मेन फाइल एडमिन फोल्डर के अंदर index.php भी है कि जब भी पेज चला जा करेगा तो index.php फाइल चलेगी। इसको मैं अभी ओपन नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है जी php.ini फाइल। अगर आपने php सर्वर में कुछ वेरिएबल्स अपडेट करने हैं अपनी साइट से रिलेटेड, कुछ पोस्ट वेरिएबल चेंज करना है या मैजिकल कोड्स होते हैं वगैरह, ये जितने भी php.ini से रिलेटेड काम होंगे, अगर आपने उसको चेंज करना है एडमिन पैनल में तो आप php.ini फाइल से चेंज कर लेंगे। इसको खोल देते हैं इसको। ये देखें जी, मैजिक कोड्स ऑफ हैं, रजिस्टर ग्लोबल्स भी ऑफ हैं, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर ये है, मेमोरी लिमिट वगैरह ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने कुछ और भी ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ लिखते जाएं, php.ini फाइल से रिलेटेड डाटा यहाँ पर काम करेगा। अब एडमिन फ़ोल्डर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कैटलॉग फ़ोल्डर को। कैटलॉग फ़ोल्डर भी बिल्कुल एडमिन फ़ोल्डर जैसा ही होगा। इसमें भी वही कंट्रोलर होंगे, लैंग्वेज होगी, मॉडल होगा और व्यू होगा। कंट्रोलर में पेज की लॉजिक होगी, लैंग्वेज में स्टैटिक टेक्स्ट होगा, मॉडल में डेटाबेस की लॉजिक और व्यू में TPL फाइल्स होंगी। मैं अब इन तीनों को ओपन नहीं कर रहा, ये सब तीनों एक जैसे ही होंगे। मैं कंट्रोलर और लैंग्वेज और मॉडल को ओपन नहीं कर रहा, ये पिछले जो हमने पहले देखे हैं उन्हीं जैसे होंगे। एक मैं व्यू को ओपन करता हूँ, इसमें एक नई चीज़ है। व्यू में आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पेज की फ्रंट एंड की जितनी भी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक होगी वो जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होगी। अब जावास्क्रिप्ट के बाद देखते हैं थीम फोल्डर। ओपन कार्ड मल्टीपल थीम्स को सपोर्ट करता है। डिफ़ॉल्ट थीम इस टाइम हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर में बनी हुई है। जब हम अपना ओपन कार्ड का थीम बनाएंगे तो वो यहीं पर एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। हम यहीं एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे, उसमें हम अपनी थीम लगाएंगे। मकसद यहाँ पर बताने का ये है कि अगर आपकी डिफ़ॉल्ट थीम नहीं चल रही तो वो जो थीम जो भी नई आपके स्टोर में चल रही होगी उसका फ़ोल्डर यहाँ पर पड़ा होगा। हमारे केस में डिफ़ॉल्ट ही चल रही है तो मैं डिफ़ॉल्ट को ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर भी 3 फ़ोल्डर, इमेज का फ़ोल्डर, स्टाइल शीट का फ़ोल्डर, टेम्पलेट का फ़ोल्डर। इमेज का फ़ोल्डर जितने भी थीम के होंगे स्टैटिक इमेजेस वो सारे इस इमेज के फ़ोल्डर में पड़े होंगे। स्टाइल शीट में स्टाइल शीट्स पड़ी होंगी, CSS की लॉजिक पड़ी होगी और टेम्पलेट में टेम्पलेट्स HTML पड़ा होगा। HTML में वही फ़ोल्डर आगे स्ट्रक्चर होंगे, अकाउंट वगैरह वगैरह। इसको भी अब हम आगे नहीं देखते, इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे डिटेल में। जब हम एग्जैक्ट फाइल को एक्सेस करेंगे तब हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इमेज का फ़ोल्डर। इमेज के फ़ोल्डर में एक कैशे का है, कैटलॉग का है, पेमेंट का है और ये 2 है जी एक्स्ट्रा इमेजेस। फ़िलहाल आप देखें कि कैशे के फ़ोल्डर में क्या पड़ा होगा। ओपन कार्ड सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि असल में इमेज के फ़ोल्डर में क्या होगा, इमेज का फ़ोल्डर क्यों है, पहले ये देख लें। इमेज के फ़ोल्डर में जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड इमेजेस होंगे ना वो सारे के सारे इमेज के फ़ोल्डर में पड़े होंगे। डेटाबेस से रिलेटेड इमेज कौन से होंगे, जिनका URL डेटाबेस में सेव होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आई है, इसका जो URL होगा वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव होगा, वहाँ से इसका URL आया है। ये लोगो है, लोगो भी डेटाबेस से यानी कि आ रहा है, वहाँ से एडमिन पैनल से चेंज करेंगे लोगो भी चेंज हो जाएगा, ये भी डेटाबेस से आ रहा है। तो इस तरह के जितने भी इमेजेस होंगे जो डेटाबेस से रिलेटेड होंगे, जो डेटाबेस से आ रहे होंगे, वो सारे के सारे इस इमेज के मेन जो रूट डायरेक्टरी में इमेज फोल्डर का पड़ा हुआ है इसके अंदर पड़े होंगे। इसको देखते हैं अंदर जाके, कैशे, कैटलॉग, पेमेंट। कैशे फ़ोल्डर के अंदर सारे इमेजेस की कैशे पड़ी होगी, कैशे इमेजेस होंगे। मसलन कि ओपन कार्ड जब भी चलता है, जब भी एग्जीक्यूट होता है ना तो वो इमेज को ना रीसाइज़ करता है। मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, आप गौर से देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ये एप्पल सिनेमा का इमेज है, उसने ना 228 मल्टीप्लाई 228 .jpg, ये असल में 228 ना विड्थ और हाइट है
कि उसने विड्थ इतनी ली है और हाइट इतनी ली है, और उसने ये इमेज जो है ना वो कैशे फोल्डर के अंदर डाल दी है। आप इसका यूआरएल देखेंगे तो हमारी साइट का नाम है, आगे उसने लिखा देखा है कि इमेज फ़ोल्डर के अंदर डाल जाके कैशे फ़ोल्डर के अंदर सारा इमेज डाल दिया है। तो जितने भी रीसाइजेबल इमेजेस होंगे आपके पूरे स्टोर के, वो सारे के सारे कैशे फ़ोल्डर में पड़े होंगे, और जो रीसाइजेबल नहीं होंगे, जो यानी कि ओरिजिनल इमेजेस होंगे जिनको रीसाइज़ वगैरह नहीं किया गया होगा, जैसे आप इसी एग्जांपल में देखें कि अब ये इमेज कहीं ना कहीं डेटाबेस में पड़ा हुआ था, हमारे स्टोर में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था, तो ओपन कार्ड सिस्टम ने उसको उठाया है और उसको रीसाइज़ करके उसको कैशे फ़ोल्डर में डाल दिया। अब वो जो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था वो असल में कैटलॉग के अंदर ही पड़ा हुआ था। इसको मैं थोड़ा सा जाके दिखा देता हूँ। ये डेमो फोल्डर बना हुआ है, ये रहा एप्पल सिनेमा, ये इमेज पड़ा हुआ था, ओपन कार्ड सिस्टम ने इसको पिक किया है, इसको रीसाइज़ करके कैशे फ़ोल्डर में डाल दिया है। ये जितने भी ओपन कार्ड में इमेजेस यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं डेटाबेस से रिलेटेड। नेक्स्ट आप देखें कि पेमेंट पड़ी हुई है। पेमेंट में क्या है, पेमेंट मेथड से रिलेटेड यहाँ पर आप चेकआउट में अगर हम जाते हैं, फ़िलहाल अभी नहीं जाते, आप यही समझिए कि पेमेंट मेथड ये भी स्टैटिक इमेजेस ही हैं। पेमेंट मेथड से रिलेटेड जितने भी हमारे पास इमेजेस होंगे वो यहाँ पर पड़े हुए होंगे, इनके यूआरएल जो से वो डेटाबेस से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी नो इमेज। अब नो इमेज क्या चीज़ होती है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि जिस प्रोडक्ट का इमेज कोई नहीं है तो एक नो इमेज आ जाएगा, मतलब कि इसकी जगह पर ओरिजिनल इमेज नहीं आएगा। तो जब कंट्रोलर चलता है, जब ओपन कार्ड की सिस्टम चलता है, वो पहले ये चेक करता है कि इमेज एग्जिस्ट करता है। अगर इमेज एग्जिस्ट करेगा तो वो इमेज ही आएगा, ओरिजिनल इमेज। अगर वो नहीं होगा तो नो इमेज आ जाएगा प्रोडक्ट्स की जगह पर। ये नो इमेज है और ये प्लेस होल्डर इमेज है, ये भी ओपन कार्ड में यूज़ हो रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आपको इमेज फ़ोल्डर क्या है समझ आ गया होगा। उसके बाद सिस्टम फ़ोल्डर को देखते हैं। सिस्टम फ़ोल्डर एक ऐसा फ़ोल्डर है कि जिसके अंदर ओपन कार्ड की कोर चीज़ें पड़ी होंगी। कोर से मुराद के ओपन कार्ड की अपनी सारी लॉजिक पड़ी होगी। मतलब अपनी सारी लॉजिक का मतलब है जी, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ होंगी वो सारी की सारी सिस्टम में पड़ी होंगी। अब इसको खोलते हैं ज़रा, आगे जाके मज़ीद पता लगता है। सबसे पहले है कन्फिग फ़ोल्डर, दूसरे नंबर पे है इंजन, फिर तीसरे नंबर पे हेल्पर, फिर है लाइब्रेरी स्टोरेज। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ओपन कार्ट में डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको सेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम कन्फिग फ़ाइल के अंदर उन्हें डिफ़ाइन कर दें, तो भी वो सिस्टम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकेंगे। अगर हमने एडमिन की कन्फिग फ़ाइल में कोई वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया है तो वो एडमिन साइड पे जितनी भी पेजेस होंगे हम वहाँ पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकेंगे। अगर हमने कैटलॉग साइड पे कोई वेरिएबल सेट करना है तो जो रूट डायरेक्टरी में भी हम वो फाइल देखेंगे, अभी हमने वो देखी नहीं है, उस वहाँ पर फाइल वो उस वहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे वेरिएबल को। और दूसरा तरीका ग्लोबल वेरिएबल सेट करने का ये है कि आप कन्फिग फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल बनाएं। यहाँ पर बनी हुई है पहले से ही काफ़ी सारी। तो मैं इस एक फ़ाइल को ओपन कर लूँ, ये देखें जितने भी इन्होंने एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब ये जो डिफ़ाइन किए हैं वेरिएबल, ये सिस्टम के अंदर कहीं पर भी एक्सेसिबल हैं। अब ये असल में ये वाले जो वेरिएबल्स हैं कहाँ एक्सेस हो रहे थे, ये इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर के अंदर एडमिन के एक्सेस हो रहे थे, वो हमने डिलीट कर दिया है फ़ोल्डर। मतलब बताने का मकसद ये है कि अगर हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वेरिएबल सेट करने हैं, ग्लोबल वेरिएबल माजरत के साथ ग्लोबल वेरिएबल सेट करने हैं, तो वो हम एडमिन कन्फिग फ़ोल्डर के अंदर जाकर सेट करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट फ़ोल्डर है। मैं ज़ाती तौर पे इस फ़ोल्डर के अंदर कोडिंग तब करता हूँ जब मुझे कोई बहुत बड़ी एक्सटेंशन पे काम करना होता है। अगर मैं कोई बहुत बड़ी एक्सटेंशन पे काम कर रहा हूँ और उसके अपने बहुत सारे फंक्शनैलिटी, उसकी अपनी बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है, तो मैं डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ और उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट जो भी फंक्शंस पड़े हुए होंगे वो मैं यहाँ रख लेता हूँ, वेरिएबल्स यहाँ सेट कर लेता हूँ। तो इससे बाहर निकलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
हम आगे चलकर इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे भी सही और इसके वेरिएबल को एक्सेस भी करेंगे कि इसको असल में एक्सेस कैसे करना है। आगे चलते हैं। आगे है इंजन। इंजन के अंदर आपके ना जो जिसे कह लें कि कोर फंक्शनैलिटी, जो ओपन कार्ड जब चलता है तो सबसे पहले एक एक्शन चलता है। कंट्रोलर, जो मेन कंट्रोलर है आपका वो यहाँ पर बना हुआ है, कंट्रोलर क्लास बनी हुई है। ये कंट्रोलर कैसे काम कर रहे हैं ये आगे चलकर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझें कि ओपन जो क्लासेस होती हैं उनमें एक मेन क्लास होती है, दूसरी एक एक्सटेंडेबल क्लास होती है। यही पेरेंट चाइल्ड के कंसेप्ट। जो पेरेंट क्लास है कंट्रोलर की वो यहाँ पर पड़ी हुई है। चाइल्ड हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वो देखेंगे उसको कि वो कैसे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि पेरेंट कंट्रोलर ये पड़ा हुआ है, फ्रंट एंड जो लोड होता है वो यहाँ पड़ा हुआ है, लोडर कंट्रोलर, ये सारा कुछ जो मेन है ना, जो मेन पेरेंट जिसे क्लासेस कहते हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं इंजन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये हेल्पर। हेल्पर नाम से ही पता लग रहा है कि ये हेल्पर है। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सबसे पहले हम जनरल फाइल खोलते हैं, इसको देखते हैं। एक उसने फंक्शन बनाया है टोकन आगे उसने उसकी लॉजिक लिख दी और रिटर्न कर दिया टोकन। मैं ये लॉजिक में नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि टोकन एक फंक्शन है जो पूरे ओपन कार्ड में एक हेल्प करेगा, एक हेल्पर है। ये जगह जगह पर हमें कॉल कराना पड़ेगा, तो ओपन कार्ड वालों ने इसको हेल्पर में रख लिया है। ये इसी तरह कॉल होंगे फंक्शन जो जनरल में, जो हेल्पर में पड़े होंगे, ये इस तरह कॉल होंगे जैसे कोर फंक्शनैलिटी PHP का कोर फंक्शन कॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वार्डम। अब वार्डम एक बहुत कॉमन फंक्शन है। अब ये वार्डम ओपन, ये कहीं पर हमने अपने प्रोजेक्ट में कहीं डिफ़ाइन नहीं किया, ये PHP का अपना फंक्शन है, वहाँ ये PHP में बना हुआ है, इसको हमने नहीं बनाया। इसी तरह जब हम टोकन एक्सेस करेंगे ना, टोकन फंक्शन, तो हम बस टोकन लिखेंगे और उसकी लेंथ दे देंगे, फॉर एग्जांपल 16, तो ये टोकन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब ये कॉल होगा तो ऐसे लगेगा कि ये कोई PHP का कोर फंक्शन है, लेकिन हालांकि ये कोर फंक्शन नहीं होगा, ये ओपन कार्ड में जनरल में डिफ़ाइन किया गया एक फंक्शन होगा। उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। इसी तरह हैश इक्वल्स का उसने एक फंक्शन बनाया कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उसने ओपन कार्ड ने अपने लिए खुद बना दिया है हैश इक्वल का। इसी फोल्डर में एक और फाइल देख लेते हैं, बस लास्ट फाइल। एक बहुत कॉमन फंक्शन है PHP का, जेसन इनकोड, जेसन डिकोड। उसने अब यहाँ पर बनाया है कि अगर जेसन इनकोड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उसने ओपन कार्ड ने अपना एक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, इसी तरह जेसन डिकोड, जब जेसन डिकोड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो यहाँ पर उसने अपना बना दिया है। जेसन इनकोड डिकोड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे चलकर। मतलब बताने का यही है कि ओपन कार्ड के जो हेल्पर फंक्शंस होंगे वो हेल्पर के अंदर डिफ़ाइन किए गए होंगे। कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपको लगे कि कोर PHP का फंक्शन लग रहा है और वो कोर PHP में हो भी ना, आप उसे सर्च करेंगे गूगल पे, वो कोर PHP में होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन हमेशा हेल्पर से आएगा, हेल्पर फोल्डर के अंदर कहीं ना कहीं डिफ़ाइन होगा, हम उसको ढूंढ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लाइब्रेरी में। जितनी भी लाइब्रेरी जो ओपन कार्ड की कोर फंक्शनैलिटी में लाइब्रेरीज़ होंगी, लाइब्रेरी असल में होती क्या, लाइब्रेरी ये होती है कि ये कोर फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देती है। किसी ओपन PHP की लाइब्रेरी कोई अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये कोर फंक्शनैलिटी को इसने इन्हेंस कर दिया है। मैं एक सिंपल सी लाइब्रेरी देखता हूँ, image.php। इमेज से रिलेटेड जितना भी काम होगा, इमेज को रीसाइज़ करने का, क्रॉप करने का वगैरह वगैरह, जितना भी इमेज से रिलेटेड काम होगा वो इमेज की लाइब्रेरी में होगा। मैं इस लाइब्रेरी के फ़ोल्डर में से किसी फ़ाइल को नहीं खोलने वाला भी आपके सामने, ये थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको फ़िलहाल यही रहने दें। सिर्फ ये समझें कि ये लाइब्रेरीज़ के फ़ोल्डर में सारी की सारी ओपन कार्ड की लाइब्रेरीज़ पड़ी होंगी। नेक्स्ट स्टोरेज का फ़ोल्डर है। स्टोरेज के फ़ोल्डर में कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है जी लॉग्स।
पूरे सिस्टम के जो लॉग्स होंगे, जो एरर लॉग्स होंगे, वो इस लॉग्स फोल्डर के अंदर पड़े हुए होंगे। सबसे पहले जी एरर डॉट लॉग फाइल है। ओपन कार्ड की जो भी ओपन कार्ड सिस्टम में जो भी एरर आएगा ना, वो हम अगर हमने देखना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव सर्वर पे काम करते हुए कि आप कोई वेरिएबल किसी पेज पे, अभी इसी पेज पे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो ये सारा का सारा पेज वाइट हो जाएगा। कुछ सर्वर होते हैं वो वाइट कर देते हैं पेज को। तो इस तरह के मामले में ना हमें सीधा सीधा जाकर एरर लॉग की फ़ाइल देखनी होती है कि असल में हुआ क्या है, क्या कौन सा एरर आया है। तो हम सीधा जाते हैं सिस्टम स्टोरेज लॉग्स के अंदर, एरर लॉग देखते हैं। इसी तरह ओपन बे से रिलेटेड एरर जितने भी होंगे वो ओपन बे में होंगे। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं देखूंगा तो उसको ज़रूर आंसर दूंगा। मॉडिफिकेशन फ़ोल्डर के अंदर इस टाइम तो कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन आप इसको इस तरह समझ लें फ़िलहाल कि मॉडिफिकेशन फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी ओपन कार्ड के PHP और .tpl फाइल्स की कैशे होंगी वो मॉडिफिकेशन फ़ोल्डर के अंदर होंगी। अभी फ़िलहाल कोई कैशे नहीं बनी हुई, लेकिन सिर्फ इतना याद रख लें कि .tpl और PHP फाइल की जितनी भी कैशे फाइल्स होंगी वो सारी की सारी मॉडिफिकेशन में होगी, और जो इमेजेस की कैशे फाइल होंगी वो इमेज के रूट डायरेक्टरी फ़ोल्डर में पड़ी हुई होंगी। उसके बाद जी अपलोड्स है। अपलोड्स बता दूं, ये फ़िलहाल मैं नहीं बताता, आगे चलकर इसका ज़रा यूज़ भी करेंगे और फिर बताऊंगा भी सही कि असल में अपलोड में क्या है। अपलोड्स फाइल्स होती हैं, चलें फिर बाद में देखते हैं इसको। next.htxs फाइल है। ये फ़ाइल इस सारे फ़ोल्डर्स को यूज़र एक्सेस से दूर रखने के लिए बनाई गई है। डिसअलाउ रोबोट्स वगैरह को दूर रखने के लिए बनाई गई। आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फाइल्स डॉट स्टार कुछ भी है उसको ऑर्डर डिनाई, डिसअलाउ, डिनाई फॉर ऑल फाइल्स को उसने कर दिया कि फ़ाइल एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, इंडेक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी startup.php, इसको देखते हैं सबसे पहले। startup.php जब भी ओपन कार्ड में इंडेक्स फाइल चलती है तो startup.php इंडेक्स फाइल startup.php चलाती है, उसके अंदर startup.php होती है, एग्जीक्यूट होती है, और startup.php के अंदर फ्रेमवर्क चलता है, फ्रेमवर्क की चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। ये दोनों फाइल्स ओपन कार्ड का सिस्टम चला रही होती हैं, फ्रेमवर्क और startup.php। इनसे रिलेटेड हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं होना, मेरे ख्याल से तो कभी भी नहीं होना। अगर कभी हुआ तो देख लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कभी होगा ही नहीं इससे रिलेटेड काम। तो इसको फ़िलहाल इतना ही समझ लें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, कि जब भी ओपन कार्ड में इंडेक्स फाइल चलती है तो इंडेक्स फाइल startup.php फाइल को चलाएगी और स्टार्टअप फाइल framework.php फाइल को चलाया करेगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है modification.xml। ओपन कार्ड वर्जन 2 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, उसका नाम है OC मोड। OC मोड मॉडिफिकेशन से ताल्लुक़ रखता है। वो इसके साथ ये कैसे काम कर रहा होता है उसको हम नेक्स्ट देखेंगे आगे वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लें कि मॉडिफिकेशन OC मोड के लिए काम करता है। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही कि मॉडिफिकेशन OC मोड के लिए काम करता है, इसको मज़ीद आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। अब ये चारों फ़ोल्डर्स तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट फ़ाइल हमारे पास रूट डायरेक्टरी में बनी हुई है .htxs फाइल। htxs फाइल वो फाइल है जिसके अंदर हम ओपन कार्ड के URLs को कंट्रोल कर रहे हैं। यूज़र फ्रेंडली URL जो बनते हैं ओपन कार्ड में या किसी भी साइट में जो बनते हैं वो htxs में काम करते हैं। htxs में और भी बहुत से काम होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें कि जो यूज़र फ्रेंडली URL बनते हैं ओपन कार्ड की साइट में वो यहाँ से बनते हैं।
HTXS की जितनी भी लॉजिक साइड की होगी वो HTXS में होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे एक config.php फाइल पड़ी हुई है, अभी इसे खोल लेते हैं। फ्रंट एंड के लिए जितने भी ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होंगे वो सारे फ्रंट एंड में जो रूट डायरेक्टरी में config फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर लिखे हुए होंगे। इसमें भी वही वेरिएबल्स हैं जो हमने एडमिन पैनल वाली config.php में देखे थे कि सर्वर है, सर्वर के अंदर आपके सर्वर का पूरा एड्रेस है। HTTPS सर्वर है, अगर आपकी डोमेन HTTPS सपोर्ट कर रही है आपकी साइट तो फिर वो HTTPS आपका साइट URL बन जाएगा। इसी तरह बाकी के फोल्डर्स की डायरेक्टरी बनी होगी, DB ड्राइवर है, होस्ट वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे डेटाबेस से रिलेटेड वेरिएबल्स यहाँ पड़े हुए होंगे। नेक्स्ट index.php, जब भी ओपन कार्ट की फ्रंट एंड वाली ये वाली जो फ्रंट एंड है ये कोई भी फाइल चलेगी तो index.php चला करेगी। असल में वो index.php चलती है। index.php आगे startup.php चलाएगी अपने अंदर, startup.php अपने अंदर framework.php चलाएगी। तो ये इस तरह लिंक कर रही हैं एक दूसरे से फाइल्स। इसका भी इतना काम नहीं होगा तो ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते। फ़िलहाल यही समझें कि ओपन कार्ट जब चलता है, जो सिस्टम ओपन कार्ट का चलता है तो वो index.php चलाता है। अब ओपन कार्ट की फ्रंट एंड से रिलेटेड अगर आपने कोई वेरिएबल्स चेंज करने हो, PHP INI से रिलेटेड कोई काम करना हो तो वो जो फ्रंट एंड पे php.ini फाइल होगी उसके अंदर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ओपन कार्ट का ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ट्यूटोरियल के नीचे कमेंट कर दें, मैं कमेंट देखूँगा तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया है, आप बोर हो रहे होंगे। लास्ट में एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि ओपन कार्ट में जो पर्टिकुलर फ़ाइल है वो कैसे ढूंढनी है, एक्सेस करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।